मैं जब मालकिन के घर आया तो काफ़ी खौफज़दा था। घबराहट मेरे चेहरे से अयां थी। मैंने उनके घर में कदम रखा ही था, तभी मुझे बेगम साहिबा ने अपने कमरे में बुला लिया था। खौफ के मारे हलक सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कमरे में मौत मेरी मुंतज़िर होगी। मेरी हवा खुश्क हो गई थी। मैं दिल ही दिल में रब ताला से दुआ कर रहा था कि मेरी हिफाजत फरमा। मैं खौफज़दा सा इनके कमरे में गया तो वो सामने सोफ़े पर बैठी हुई थी। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैंने एक दो बार नज़र उठाकर इनकी तरफ देखा और फिर अपनी नज़र झुका कर रह गया। मैं जानता था जो मैं कर चुका हूँ इस पर ये सब तो बनता ही था। अब वो अपनी जगह से उठी, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो गया था। ऐसा लगता था मैं ज़मीन में गिरता जा रहा हूँ। मैंने एक शर्मिंदा निगाह से इन्हें देखा और हल्कलाती ज़बान में कहने लगा कि जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। मैं नशे में था। मैंने जानबूझकर आपके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। आप भी जानती हैं मैं आपकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ। आप मेरे लिए काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। बस नशे में मुझे कुछ होश नहीं रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। वो कुछ और कहती इससे पहले ही मैं इनको मज़ीद अपनी बातों में उलझाते हुए कहने लगा, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं खुद इस बात पर पछता रहा था कि मुझे कल रात को यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस कोठी में काम करते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी। शहर के काफ़ी लोग इस पार्टी में मदऊ थे। यहाँ के मुलाजम मुझे कहने लगे कि आज रात तुम भी यहीं रुक जाओ, आज बहुत मज़ा आने वाला है। इनकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया। इनसे कहने लगा, क्यों, आज की पार्टी में ऐसा क्या होने वाला है? वो एक दूसरे को मायने खेज़ नज़रों से देखते हुए मुझे कहने लगे कि आज की पार्टी में शराब व शबाब का इंतज़ाम किया गया होगा। हम चूँकि मुलाज़िम हैं, हम किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकते, मगर हम इन्हें देख देख कर अपनी आँखें ज़रूर सेक सकते हैं। और इसके साथ साथ शराब भी जितनी चाहो पीने को मिल जाएगी, और खाने को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खाना होगा। इनकी बातें सुनकर मेरे दिल में भी लालच पैदा हो गया था। मैंने इन्हें मुलाज़िमों की ज़बानी सुना था कि ये अमीर ख़वातीन बिल्कुल फ़िल्मी अदाकारों जैसा लिबास पहनती हैं। ऐसा लिबास तो बेगम साहिबा भी पहनती थीं, मगर मैं डर की वजह से इन्हें नहीं देखता था। लड़कियों को टीवी पर नीम बरमा लिबास में देख देख कर मेरे जज्बात भड़कते रहते थे, और मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपनी आंखों के सामने लड़की को इस लिबास में देखूंगा तो मुझे कैसा लगेगा। यही सोचकर मैंने अम्मा को भी कह दिया था कि मैं आज रात घर नहीं आऊँगा, और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। मैं यहाँ रुक कर खुश तो बहुत था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा वसवसा भी था। अगर इन औरतों को ऐसे लिबास में देखकर मैं अपने जज्बात पर बंद नहीं बांध पाया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं इस रात किसी और लड़की की बजाय अपनी बेगम साहिबा के साथ ही वो काम कर जाऊंगा। मेरे दिल को बार बलाल मलाल हो रहा था, क्योंकि जो भी था मैं वो गलत काम कर चुका था। पार्टी शुरू हो गई थी और मैं भी बाकी मुलाजमों के साथ मिलकर ड्रिंक उठाकर मेहमानों को पेश कर रहा था। और जब यहाँ पर लड़कियाँ आना शुरू हुई तो इन्हें देख देख कर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुलाजम लड़कों की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो बहुत हसीन थी। इन्हें देखकर छूने का दिल करता था। इन्होंने ऐसा लिबास पहन रखा था जिन्हें देखकर जज्बात बिल्कुल बेकाबू होने लगते थे। मैं फिर इन्हीं लड़कियों के पास बार बार जाता रहा ताकि इन्हें करीब से देख सकूं। मेकअप से लत्थर हुए चेहरे और चुस्त लिबास में वो बहुत बेहोश कर देने और होश उड़ाने की हद तक हसीन लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था किसी एक लड़की को अपनी बाहों में दबोच लूं, लेकिन एक मुलाजिम होने की हैसियत से मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। मेरी हालत काफ़ी गैर हो गई, और साथ मौजूद बाकी मुलाजमों की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। और फिर जब मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो जाते जाते इन्होंने गुनाह का खेल खेलना शुरू कर दिया था,
और मैं पहली बार ये सब देख रहा था, मगर बेगम साहबा इन कामों से दूर रही थी। जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो वो अपने कमरे में चली गई थी। मालूम नहीं कमरे में वो अकेली थीं या फिर इनके जाने के बाद फिर तमाम मुलाजमों के कहने पर मैंने भी शराब पी ली। मगर अभी मैं अपने होशो हवास में था जब भी मैडम वहाँ पर आ गई और इन्होंने मुझे कहा कि फ़ौरन से मेरे कमरे में आकर मेरी टांगें दबाओ। तुम जानते हो कि जब तक रोज़ाना मैं तुमसे अपनी टांगें ना दबवा लूँ मुझे सुकून से नींद नहीं आती। और फिर मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से जब बेगम साहबा के साथ इनके कमरे में जाने लगा तो वो गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी कि क्या तुमने पी रखी है? तब मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि थोड़ी बहुत पी है, मगर मैं अपने होशो हवास में कायम हूँ। कमरे में जाने के बाद बेगम साहबा ने अपना लिबास तब्दील करके ब्लैक नेटी पहन ली थी, जैसे वो रोज़ाना पहना करती थी, और रोज़ाना ही मैं इन्हें देख कर नज़रें चुरा लिया करता था। मगर आज मैं चूँकि नशे में था, मेरे लिए अपने दिल और नज़र पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी फिर मैंने नशे के आलम में ही वो सब कर दिया जो किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए था। बेगम साहबा ने पहल एहतजाज किया, गुस्सा भी किया, मगर मेरे आगे इनके एक न चले और फिर मैं सुबह होते ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुझे डर था कि बेगम साहबा ने न जाने मेरे साथ अब क्या सलूक करेंगी। रास्ते भर में मुझे बार बार मलाल हो रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए थे। 2 दिन तक मैं वहाँ पर नहीं गया था और आज 2 दिन के बाद मैं इनके रूबरू था और मैं इनका फ़ैसला सुनने का मुंतज़िर था। इतना तो मुझे मालूम हो गया था कि अब वो मुझे मुलाजमत पर बिल्कुल भी नहीं रखेंगी, मगर इस बात पर ये खुदा का शुक्र अदा किया था कि इन्होंने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया था। मैं इस वक्त इनके मुंह से अपनी सज़ा सुनने का मुंतज़िर था। काफ़ी देर तक वो मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूँगी। इनकी बात सुनकर मैं चौंका। कैसी शर्त? वो कहने लगी कि मेरा कुछ सामान है जो तुमने हिफाजत से इस जगह पहुंचाना है, मगर ध्यान रहे कि ना तो तुमने इस सामान को खोल कर देखना है और ना ही मुझसे किसी किस्म का सवाल पूछना है। इनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। अक्सर घर में मैंने तरह तरह के लोग आते जाते देखे थे जिनके हाथों में बड़े बड़े बैग्स होते थे और कभी भी वो बैग बेगम साहबा के पास रख कर जाते हैं तो फिर कभी वो वहाँ से बैग उठा कर ले जाते थे और कभी कभी मुलाजम भी बेगम साहबा के कहने पर सामान उठाकर घर से बाहर जाते और जब कभी मैं इनसे इस बारे में सवाल पूछता तो वो सिर्फ टाल देती और कहती कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये बेगम साहबा का सामान है, इनकी मतलूबा मंजिल तक पहुंचाना है। मुझे भी ज़्यादा खोज में पड़ने की आदत नहीं थी। तभी मैंने इस बात पर शुक्र अदा किया कि बेगम साहबा की सिर्फ शर्त पर ही सही मेरी बात मानने पर रजामंद हो गई थी। इन्होंने मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दिया था। मुझे इन्होंने मुलाजमत से बाहर नहीं निकाला था। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी, मगर हैरत जूं की तूं कायम थी कि ये काम तो वो किसी से भी करवा सकती थी और फिर मैं ही क्यों, और वो भी इतनी राजदारी की आखिर क्या वजह थी। मगर मैंने इन बातों पर ज़्यादा खुद को नहीं उलझाया और अगले ही दिन जब मैं छुट्टी करके घर आ गया तो आधी रात को मेरे नंबर पर बेगम साहबा की कॉल आने लगी। वो मुझे कहने लगी कि तुम अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ, एक ज़रूरी सामान है, वो तुमने एक जगह पर लेकर जाना है। बेगम साहबा की बात सुनकर मेरी आंखें पूरी की पूरी खुली की खुली रह गईं। मैं इन्हीं कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हैं आप, सामान अभी पहुंचाना ज़रूरी तो नहीं है, और जब मैं वहां से आया था तभी मुझे ये बात कह सकती थी, अब मैं सुबह ये सामान पहुंचा दूंगा। मेरा ये कहना था कि इनके गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी कि मैंने मशवरा नहीं मांगा, मैंने तुमसे कहा है कि अभी के अभी आओ, ये सामान जाकर बैग साहब को दे दो। बैग साहब को मैं अक्सर ही घर में देखता था, वो हर दूसरे तीसरे दिन घर में आते थे और घंटों बेगम साहबा के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे रहते थे।
तब तमाम मुलाजिम एक दूसरे को मायने खेज नज़रों से देख कर इशारे करने लगते और कहते कि जब से बेगम साहबा के शौहर की मौत वाक़या हुई है तब से बेगम साहबा को खुली छूट मिल गई है। वो घर में हर किसी को घुसा लेती हैं। अब कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, बल्कि सुना है कि इनके शौहर की ज़िंदगी में तो ये ऐशो इशरत, ये आराम और इतना पैसा नहीं था। ये सारा पैसा इनके पास शौहर की मौत के बाद से ही आया है और महज 10 साल में वो इतनी दौलतमंद हो गई हैं और वो यकदम इतनी अमीर कैसे हो गई हैं, जबकि इनका तो इससे पहले कोई कारोबार और कोई नौकरी भी नहीं थी। लोगों की बातें सुनकर मैं भी चौंक उठा और सोचने लगा कि अगर ये बात है तो बेगम साहबा के पास इतना पैसा फिर कहाँ से आया। मैंने तो समझा था कि ये तमाम पैसा इनके शौहर का था, मगर मुलाजमीन का कहना था कि वो एक स्कूल में क्लर्क थे और क्लर्क की इतनी तनख्वाह नहीं होती कि इसके मरने के बाद इसकी बीवी ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार सके। अब चारों न चार मुझे फिर अपने कमरे से उठकर बाहर जाना ही पड़ता था। तभी अम्मा को मैंने कह दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे वापस आते हुए देर हो जाएगी। ये सुनकर अम्मा भी परेशान हो गई। आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मा को मैंने कह दिया कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊँगा। अम्मा परेशान हो गई, मुझसे कहने लगी कि तुम कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करते हो। फिर जब मैं घर आया तो बेगम साहबा कहने लगी, ये बैग ले जाओ, फलां पार्क में चले जाओ, वहाँ पर बैग साहब की गाड़ी खड़ी होगी, तुम चुपचाप ये बैग उनकी गाड़ी की डिग्गी में रख देना, तुम्हें किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें मैंने कहा है वैसा ही करना। बेगम साहबा की बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मगर बैग साहब के घर पे मैं ये सामान क्यों ना पहुंचा दूं, क्योंकि वो रास्ता कदरे सुनसान था और मैं वहाँ इस वक्त जाने से घबरा रहा था। वो कहने लगी कि जितना तुम्हें कहा है इतना करो। और फिर जब मैं बैग लेकर पार्क के पास आया तो वहाँ पर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। मैंने फिर इधर उधर देखे बगैर खामोशी से वो बैग इसकी डिग्गी में रख दिया था। इसी वक्त गाड़ी वहाँ से फराटे भरती हुई भाग गई। अभी मैं अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था जब भी वहाँ पुलिस वाले आ गए। इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे कहने लगे कि तुम कौन हो, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। पुलिस वालों को अपने सामने देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैंने ये कहकर टाल दिया कि मैं इस वक्त अस्पताल से वापस आ रहा हूँ, मेरे एक अजीज़ अस्पताल में दाखिल हैं। इन्होंने पता नहीं मेरी बात पर यकीन किया या नहीं, मगर इन्होंने मेरी तलाशी ली। मेरे पास कोई भी गैर मामूली चीज़ बरामद नहीं हुई थी। तभी इन्होंने मुझे जाने दिया और कहने लगे कि ये इलाका ख़तरनाक है, यहाँ पर रात के वक्त अकेले नहीं आना चाहिए। जब घर आया तो मेरा खौफ से बुरा हाल हो रहा था। न जाने क्यों मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। अगले दिन जब मैं बेगम साहबा के घर गया तो इन्होंने मेरे हाथ पर 5,000 का नोट रखा और मुझे कहने लगी कि तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया है। अब जब भी कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इस काम के लिए तुम्हें भी कहूँगी। तभी मैंने जब पुलिस की बात बेगम साहबा को बताई तो वो कहने लगी कि फ़िक्र मत करो, तुमसे मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करवाऊंगी कि जिससे तुम पुलिस वालों की नज़र में मशकूक हो जाओ या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अगर कोई ऐसी बात हो भी गई तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। इनकी ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर मैं परेशान हो रहा था, मगर मैं इन्हें इनकार करके गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। अगर वो मुझे मुलाजमत से निकाल देती तो मैं कहाँ जाता। मैंने तो शुक्र किया था कि मुझे इतनी अच्छी और आरामदेह नौकरी मिली थी, वरना इससे पहले तो मैं एक मसाज सेंटर में काम करता था। सारा दिन मैं लोगों का मसाज करता रहता, मगर फिर भी मुझे इतने पैसे हासिल नहीं होते थे कि मैं अपनी और अम्मा की ज़रूरियात पूरी कर सकूं। वो तमाम पैसे घर के किराए और बिजली के बिल में अदा हो जाते थे और जो बाकी बचते थे इससे घर का राशन आ जाता। मगर जब से मैं यहाँ पर काम कर रहा था, यहाँ पर मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मैं बेगम साहबा का ड्राइवर था। इन्हें हर जगह पर ले कर जाने की ड्यूटी मेरी ही होती थी और इसके साथ साथ रात को मैं रोज़ाना इनकी टांगें दबाने के बाद ही घर जाया करता था।
वो कहती थी कि तुम्हारे हाथों में जादू है, जब भी तुम मेरी टांगों को हाथ लगाते हो, मेरी टांगें दबाते हो, तो मुझे आराम और सुकून का एहसास होता है। और अब जब से मुझसे वो गलती हो गई थी और जब से मैंने बेगम साहिबा का ये काम करना शुरू किया था, तो वो जब भी इनका सामान इनकी मंज़िल पर पहुंचाता था, तो वो मुझे इजाफ़ी पैसे दे दिया करती थी, जिन्हें देखकर मैं खुश हो जाता और सोचता कि इतना सा काम करने पर, इतनी सी नींद की कुर्बानी देने पर अगर मुझे इतने पैसे हासिल हो जाते हैं, तो मैं नुकसान में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि इसमें तो मेरा फ़ायदा है। और अब तो मैं जब भी इनकी टांगें दबाता, वो रोज़ाना ही मुझे पैसे देती थी। पिछले कुछ दिनों से बेगम साहिबा की हरकतें बहुत ही ज़्यादा मशकूक हो गई थीं। वो रोज़ाना ही मुझे एक वीरान सी जगह पर ले जाती, जहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी, और वो भी बाहर गाड़ी में ही रुकने का कहती और फिर ख़ुद इस कोठी के अंदर चली जाती। वहाँ पर और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मौजूद थीं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग आते थे और फिर वो भी इसके अंदर चले जाते और कितने घंटे गुजार कर बाहर आते थे। जब वो मुझे एक से दूसरी बार लेकर गईं, तो मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। यूँ भी वो अक्सर पार्टीज़ में जाती थीं, अपनी सहेलियों के साथ भी वक़्त गुजारती थीं, मगर यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर मर्द थे और यहाँ पर किसी पार्टी के आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे में बेगम साहिबा का रोज़ाना यहाँ पर आना मेरी समझ से बाहर था। अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और जहाँ पर आज मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिली थी, बराह रास्त धूप मुझ तक आ रही थी। इतनी गर्मी में धूप बर्दाश्त करने मेरे लिए नामुमकिन था। अभी मैंने बेगम साहिबा को कॉल करके जब ये बात कही, तो वो कहने लगी कि मैं इसका कोई हल करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर काफ़ी देर और फिर चौकीदार ने आकर मुझे एक कमरे में बिठा दिया था। ये एक तकूनी कमरा था, यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं मौजूद था। मैं हैरान परेशान सा होकर इस कमरे में बैठा रह गया और सोचने लगा कि इतना बड़ा घर है और यहाँ पर ऐसे खामोशी का राज है जैसे यहाँ पर कोई मौजूद ही ना हो, जबकि अभी मैंने कितने लोगों को यहाँ पर आते हुए देखा था। इसके बावजूद भी पूरे घर पर साए साए कर रहा था, जैसे कोई यहाँ मौजूद ही ना हो। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानगी का बायस थी। काफ़ी देर के बाद बेगम साहिबा मुझे लेकर घर आईं। आज बेगम साहिबा ने मुझे रात को देर तक रुकने को बोला था। वो मुझे कहने लगी कि कुछ सामान है जो तुमने एक जगह पहुंचाना है और तुम एक ही दफ़ा छुट्टी करके घर चले जाना। इनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। इन्हें कहने लगा कि जैसा आप कहें। वो मुझे ये बात कहकर अपने कमरे में चली गई थी। इस वक्त अम्मा की मुझे कॉल आने लगी। वो कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर आओ और मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। फिर बेगम साहिबा से छुट्टी लेने के लिए जब मैं इनके कमरे में आया, तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर बेगम साहिबा दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मैं हैरान रह गया। इस वक्त तक बेगम साहिबा जाग रही होती थी। जब इनके दरवाजे पर दस्तक दी जाती तो फ़ौरन से दरवाज़ा खोल लिया करती, मगर आज वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। मैं भी परेशान हो गया, कहीं इनकी तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई। सोचकर मैं लॉन की पिछली तरफ आ गया। बेगम साहिबा के कमरे की एक खिड़की लॉन की तरफ खुलती थी और खुश किस्मती से वो खिड़की अभी तक खुली हुई थी। मैं इस खिड़की से कूदकर कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया, क्योंकि बेगम साहिबा कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, जबकि वो दीवार अलमारी जो कि इसी कमरे का हिस्सा थी, वो अपनी जगह से हटी हुई थी और वहाँ पर एक खला सा बन गया था। ये देखकर मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया और जब इस खला में दाखिल हुआ तो इससे आगे कमरा था। इस कमरे का दरवाज़ा भी आधा खुला था। मैंने ज़रा सा झांक कर कमरे के अंदर देखा तो वहाँ पर बहुत सारा असला मौजूद था और बेगम साहिबा के साथ वहाँ पर एक शख्स भी था जो कि इस असले के बारे में बात कर रहा था। इनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो दोनों गैर कानूनी काम कर रहे थे। यूँ भी इतना ज़्यादा असला इस खुफिया जगह पर रखना गैर कानूनी काम ही था।
اور وہ شخص بھی چہرے سے ہی پیشہ ور مجرم معلوم ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھ کر اس کمرے میں بھی ایک دروازہ تھا جو شاید کہیں باہر کھلتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھے دیکھ لیتے، ان کی مجھ پر نظر پڑتی، وہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتے، میں فوراً سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور کھڑکی سے دوبارہ کود کر باہر آ گیا۔ اب میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو چکا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ کیا بیگم صاحبہ غلط کام کرتی ہیں؟ وہ مجرم پیشہ افراد کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور میں بھی انجانے میں ان کے ساتھ جرم میں معاونت کر رہا تھا، اور اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ مجھے اپنی سوچ پر بوجھ محسوس ہوا۔ کافی دیر کے بعد بیگم صاحبہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں نے ان سے اماں کی طبیعت کی خرابی کا ذکر کر دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آج تو ایک ضروری جگہ پر جانا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم اپنی ماں کو لے کر ہسپتال چلے جاؤ، میں اس کام کے لیے کسی اور کو کہہ دیتی ہوں۔ اور ان کی باتیں سن کر میں چونک اٹھا اور سوچنے لگا کہ آج ہی میرے پاس موقع ہے، آج ہی اگر میں بیگم صاحبہ کا پول کھول دوں، ان کی اصلیت سب پر اشکار کر دوں، تو نہ صرف میری ان سے جان چھوٹ جائے گی، بلکہ وہ کروڑوں بے گناہوں جن کی موت اس مسئلے سے ہوئی ہے، ان کی زندگی بچ جائے گی۔ اماں کو ہسپتال میں لے کر جانے کے بعد، پھر انہیں گھر چھوڑنے کے بعد میں پولیس اسٹیشن میں چلا گیا اور انہیں ساری بات سے آگاہ کیا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ جس کا نام لے رہے ہیں وہ بہت بڑا نام ہے، وہ ایک سماجی کارکن ہے، NGOs کے ساتھ منسلک ہے اور بہت ہی کاروباری شخصیت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ خبر جھوٹی نکلی تو وہ آپ پر کیس بھی کر سکتی ہیں، آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ اس سب سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس خبر کی تصدیق خود کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب رات کو بیگم صاحبہ اپنے اس آدمی کے ساتھ سامان بھجوا رہی تھیں، تبھی وہاں پولیس نے ریڈ کر دیا۔ جب انہوں نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں اسلحے کے ساتھ ساتھ منشیات کا سامان بھی تھا جو کہ بیگم صاحبہ جرائم پیشہ افراد کو بیچ دیا کرتی تھیں۔ اور پھر میری دی ہوئی معلومات کے مطابق جب انہوں نے بیگم صاحبہ کے کمرے کی تلاشی لی تو وہ خفیہ کمرے کا خفیہ دروازہ بھی ڈھونڈ لیا اور وہ تمام اسلحہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور بیگم صاحبہ کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا، اور میری حفاظت کے خیال سے پولیس نے میرا نام کسی کے سامنے نہیں لیا تھا۔ بیگم صاحبہ آج بھی اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کا راز کیسے فاش ہوا اور پولیس ان تک کیسے پہنچی، اور یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا، اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں نے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا اور کتنے ہی کروڑوں بے گناہوں کی جان بچا لی۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔